नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद है प्रवीण सेवकंत जी, जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। प्रवीण जी, एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय जवान, जय किसान, जय जोहार। बिल्कुल, जय जवान जय जोहार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से ही सवाल शुरू करते हैं, जिसकी लचर व्यवस्था से जो किसान पीड़ित हैं उसी को लेकर के हमारे सवाल जो है। सबसे पहले, धान खरीदी 2025 और 26 में लगभग 140 प्लस लाख मीट्रिक टन खरीद का दावा जो है किया गया, लेकिन लक्ष्य कम क्यों रहा? कई किसानों का टोकन कटने के बावजूद भी धान नहीं बिका। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा या फिर पहले भी किसने ली? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से पूरे देश में छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के किसान उसके ऊपर बहुत मेहनत भी करते हैं। और अब की बार देखने में आया कि सरकार ने डिजिटल बनाने का प्रयास तो किया किसान को, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से जागरूकता लानी चाहिए थी वो नहीं ला पाई। एग्री स्टैक जो एप्लीकेशन तो बना दी, लेकिन लोगों के पास, जो किसान थे उनके पास में, बहुत किसान ऐसे हैं जो कीपैड का फोन इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है। ये वास्तु स्थिति जो है, सबसे बड़ी कमजोरी ये रही। दूसरा, एक सबसे बड़ी लचर व्यवस्था रही कि जो एप्लीकेशन थी वो प्रॉपर वे में काम ही नहीं कर पा रही थी। और सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से इजाद किया गया होगा, वो उसको प्रॉपर वे में ये संचालित नहीं कर पाए। जिस हिसाब से पिछली सरकारों में देखा गया कि टोकन व्यवस्था थी, वो ठीक थी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं हुई। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में मेरा मानना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि धान बेचने के लिए किसानों को अपने आत्महत्या तक के प्रयास करने पड़े। और एक किसान था, उसने गला काट लिया। अभी जांजगीर चांपा में एक किसान था जो टावर लाइन पर चढ़ गया, और विडंबना इतनी है कि उस किसान के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन वो जिस वजह से टावर लाइन पर चढ़ा, क्या उन अधिकारियों पे, उन कर्मचारियों पे भी कार्रवाई की जाएगी या की गई है? तो ये एक बहुत ही विडंबना आज किसान के साथ देखने को मिल रही है, खासकर छत्तीसगढ़ में। धान स्टॉक चोरी हो जा रहा है, चूहे खा जा रहे हैं। चूहों के नाम पे दिखाया जा रहा है कि लाखों टन धान चूहा खा गया। इसके पीछे की मंशा और षड्यंत्र क्या है? आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि इतना धान खरीदी हो गया, लेकिन किसान रोड पर है। महासमुंद का किस्सा है, 2 दिन पहले वहां के किसानों को रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके प्रदर्शन करना पड़ा, और उसके बाद में उनकी धान की खरीदी हुई। कल का मामला है महासमुंद का ही। वहां पर एक किसान को, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन धान खरीदी किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। कलेक्टर 8 में जाकर के अपनी धान ले जानी पड़ी, उसके बावजूद उसकी खरीदी हुई। जो 3 दिन से भटक रहा था, 3 घंटे में समाधान हो गया। तो क्या किसान को रोड पर उतर के ही सारी काम करवाने पड़ेंगे? इनकी किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए कि हम विफल रहे, किसान इस वजह से परेशान रहा, और गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। और विपक्ष की भी बड़ी गलती मानेंगे हम लोग। विपक्ष को मुखर आवाज करनी चाहिए, वो उतनी मुखर आवाज कर नहीं पाया किसान के पक्ष में। ये उनकी बड़ी कमजोरी रहेगी। जी ठीक है। मुखर आवाज से क्या, विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी थी 2014 से पहले, तो किसानों की प्रमुखता से आवाज उठाई थी ना इन्होंने। आप चाहते हैं कि ठीक वैसी ही आवाज राहुल गांधी के द्वारा या विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं वैसी आवाज उठाई जाए, फिर सत्ता में आया जाए और फिर मोदी जी की तरह काम किया जाए? इस तरह देखिए, आवाज को उठाना कैसे आप देखते हैं? विपक्ष जो है वो केवल कुछ रोटियां बनाने के लिए भी कभी कभी आवाज उठा दिया करता है, हर बार किसान ही शिकार क्यों होता है? जी केशव जी, असल में हो क्या रहा है, किसान को वोट बैंक समझ लिया गया इस देश के अंदर। जो 60% लोग हैं खेती किसानी पर आश्रित हैं, और उन लोगों को वोट बैंक बना लिया गया इन लोगों के द्वारा, और समय समय पर षड्यंत्र करके उनको छला जाता है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, काले कानून वापस लिए गए,
लेकिन आज की जो वास्तु स्थिति देख देख रहे हैं हम, आज जो क्या हो रहा है कि वापस से ट्रेड डील की जा रही है अमेरिका के साथ। मैं आपका आपने सही सवाल किया कि क्या बीजेपी वाले 2014 से पहले आवाज उठाते थे, विपक्ष में रहते? भाई, उनका मोटिव सत्ता में आना होता है, और सत्ता में आने के लिए खूब चिल्लाते हैं, खूब निकलते भी हैं, और वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं जब लोग वो विपक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन आज विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है, या तो सत्ता पक्ष के पास इनकी कोई ऐसी चाबी रखी हुई है जिसे इनके ऊपर ताला लगा के छोड़ दिया गया है, और वो चाबी इन्हीं के हाथ में है, सत्ता पक्ष के हाथ में, कि विपक्ष पे ताला लग गया उससे, जो आवाज नहीं उठा पा रहे। कहीं ना कहीं तो कमी है, जी। नहीं तो इतनी समस्याएं किसान के साथ नहीं आती। जब तक पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तब तक उनको खनन माफिया, शिक्षा माफिया, बालू माफिया और इसके साथ साथ ही सारी चीजें दिखती हैं। साथ ही उनको चाहे मजदूर संगठन की हम बात करें, किसान संगठन की बात करें, छात्र संगठन की बात करें, महिलाओं के संगठन की बात करें, या फिर अन्य तमाम जो संगठन चल रहे हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, वो सारे मित्र उनके होते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है वैसे ही ये खनन माफिया, बालू माफिया, ये तो सब उनके मित्र हो जाते हैं, और जो संगठन है जिनका वो सहयोग करते हैं वो सभी दुश्मन हो जाते हैं। वो उनको ऐसे देखते हैं कि जैसे इनसे कोई रिलेशन ही नहीं था, कोई नाता ही नहीं था। यही भारतीय किसान यूनियन, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अपना ही एक तरह से वो शाखा और संगठन है हमारा, इस तरह से उनके बयान आते थे कि देखिए हम तो किसानों के साथ में हैं। टिकैत जी के हमारे जो है बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जिस तरह के प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाकर के अपने बयानों से नाता जोड़ लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो ये 2014 के पहले टिकैत परिवार से भी उनका बहुत घरेलू ताल्लुकात थे। अचानक से 14 के बाद क्या हो गया कि भाई आपको ये दुश्मन लगने लगे। अब आपको इनकी भाषा, बोली और इनकलाब की भाषा वैसे ही दिल्ली दरबार को पसंद नहीं है, सत्ता में कोई भी बैठा हो। जी देखिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री 2014 से पहले टिकैत परिवार से गहरा ताल्लुक बताते थे, उस समय इनके पैर में कांटा चुभा हुआ था, और उसी टिकैत परिवार का सहारा लेके इन्होंने अपना कांटा निकलवा लिया, क्योंकि किसान पीड़ित शुरू से ही है। एमएसपी की मांग आज से नहीं चल रही, बहुत सारी सरकारें चली गई, एमएसपी की मांग जो की तो खड़ी है, और इन्होंने एमएसपी की गारंटी कानून लगाने का पहली कलम के साथ वादा किया था, जिस वजह से भारतीय किसान यूनियन भी कहीं ना कहीं इनके पक्ष में उस समय रहा कि भाई चलो ये किसानों का भला कर देंगे, इनका एक बार देख लेना चाहिए इनको भी सत्ता में ला करके। तो इनका जब कांटा निकल गया, इनकी पीड़ा दर्द खत्म हो गई, तो इनके लिए फिर दुश्मन जैसे दिखाई देने लगे, क्योंकि आज का जमाना ऐसा ही है भाई, जिसका भला करेंगे वही आपका नुकसान करेगा। यही वास्तु स्थिति इनकी भी है। भारत के अंदर 2 करोड़ नौकरियां पकड़ पकड़ की जबरदस्ती तो नौकरियां दे ही रहे हैं 2014 से लेकर के अब तक। बहुत सारे किसानों को भी करोड़पति बनाने पर तुले हुए थे, किसानों ने कहा कि हम बनेंगे ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि वो 3 बिल जिसमें उन्होंने कहा किसानों का दर्द हमें दिखा और हमने किसानों के लिए बिल लाए थे, लेकिन किसानों को समझाने में हम कहीं ना कहीं हमारी तपस्या फेल हो गई। वो जो हम तपस्या कर रहे थे वो फेल हो गई, मैं समझा नहीं पाया किसानों को, बस इस कारण हमको, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजीसी लेकर के आए या तमाम जो बिल अभी लेकर के आए हैं, टिकैत साहब ने भी उस पर यूजीसी पर कहा कि भाई आपने ओबीसी को तो ऐसे खड़ा कर दिया दलितों के साथ में जैसे एक ही पिंजरे में बकरी और चीते को बंद करने जैसा। सबसे ज्यादा शोषण तो 85% करता है, अगर शोषण की ही बात कर ली जाए। आपको लगता नहीं कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं ऊपर, 2 करोड़ नौकरियां, किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाना, ये सब एक छलावा है, लेकिन किसानों को कब समझ में आएगा, जनता को कब समझ में आएगा? आखिर हम अपनी ही चीज, एक तरफ किसान 2 रुपए में बेच रहा है, दूसरी तरफ हम उसी चीज को 20 रुपए में खरीद रहे हैं। बीच का पैसा, जहां मोदी जी कहते थे अब डायरेक्ट किसान जो है वो कंज्यूमर को बेच पाएगा, सीधे सामान जाएगा, महंगाई कम होगी, नाम ही नहीं ले रही महंगाई कम होने का, और बढ़ती जा रही है लगातार। जी केशव जी, जब तक सत्ता कॉरपोरेट के चारों तरफ घूमती रहेगी तो महंगाई कम होने का नाम नहीं होगा, और आम जनमानस को किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसकी लड़ाई में मुखर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आटा, दाल, चावल की आवश्यकता सबको है, उसके बिना तो कोई जीवित रह नहीं पाएगा। अकेले किसान की जिम्मेवारी नहीं बनती कि आपकी थाली को वो सजा करके दे, जिम्मेवारी आमजन की भी बनती है।
अपनी थाली को बचा करके कैसे रखना है, या तिजोरियों में अपनी रोटी बंद करवानी है, ये जनता को भी देखना पड़ेगा। और रही बात रोजगार की, तो भैया रोजगार तो बहुत अच्छा दे दिया इस सरकार ने, लेकिन वो थोड़ा सा विपरीत दे दिया भाई। लोगों को मैं एक शब्द बोलूं कि लोहे के कच्चे छिलवाने पड़ गए आज के युवा को, क्योंकि ये लाठियां करोड़ों करोड़ों में लाठियां बांट चुके हैं। जो मतलब रोजगार मांगने वो जो युवा रोड पर आता है, उसको तो ये करोड़ों के हिसाब से लाठियां बांट दे रहे हैं, जी। उनको बेचारों को लोहे के कच्चे छिलवाने पड़ रहे हैं। तो रोजगार की बात तो आप इनसे करिए ही मत, क्योंकि ये कॉरपोरेट घरानों की सरकारें हैं, ये सरकार है ही नहीं बीजेपी की। जैसे टिकैत साहब कहते हैं कि ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, बीजेपी की सरकार होती तो शायद ये आम जनमानस की सुन लेती, किसानों की सुन लेती। तो इनकी तो एक पॉलिसी है जो बंद कमरे में तैयार होती है, और इनको तो आदेश दे दिया जाता है कि भैया ये लागू हो जाना चाहिए, नहीं लागू होगा तो फिर आप हट जाओ कुर्सी से। तो ये इनको तो कुर्सी खोने का डर है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। जी। अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से एग्रीमेंट कर लेते थे किसानों के साथ में या जमींदारों के साथ में, खेतीबाड़ी होती थी, अब ठीक वैसा ही कुछ लोग बता रहे हैं। कहां तक सच्चाई है आप बताएं कि एग्रीमेंट किया कर लिया जा रहा है फसल बोने से पहले ही कि जो आएगी वो आप हमें देंगे, रेट भी तय कर लिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और फसल जैसे ही उगती है वो सीधे के सीधे वहीं से उठा ली जाती है, जो कंपनियां हैं वो उठा ले जाती हैं, और फिर वो अपने मनमाने रेट्स पर पब्लिक डोमेन में जो है उपलब्ध करवाते हैं वही सामान। जी। देखिए, एक बड़ी ही विडंबना है कि हमारे देश में जो वो बहुत बड़ा किसान वर्ग है जो जागरूक नहीं है, जो इनके चंगुल में फंस भी जाता है। और अभी एक ताजा मामला है महासमुंद का ही, कावेरी सीड जो है कंपनी हैदराबाद में जिसका हेड ऑफिस है, इन्होंने 1100 एकड़ के किसान को धान का बीज वितरित किया, और इन्होंने कहा कि हम आप हमारा ये बीज उगाइए, हम आपको इसमें ये रेट रेशियो तैयार करके दे दिया इन्होंने कि हम इतने रुपए में आपका खेत से ही उठा लेंगे। किसानों को भी थोड़ा सा लगा कि 2 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो हमें इनके साथ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। किसानों ने एग्रीमेंट किया, कावेरी सीड वालों ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उनका धान तो उठा ले गए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की। अब वहां का किसान 1100 एकड़ का किसान हैदराबाद चक्कर लगा रहा है। एग्रीमेंट के नुकसान और फायदे ये हैं, ये उदाहरण है सभी किसानों के लिए। ये 1100 एकड़ के जो किसान है वो मारे मारे भटक रहे हैं महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का ही मामला है, ताजा मामला है। उनकी जो अब इन्होंने जो राशि रोक रखी है, पेमेंट रोकी हुई है, 3 करोड़ रुपए की लगभग पेमेंट है। उसके लिए बैठकों के दौर हो चुके हैं और वो एक दूसरे को आरोप बना दे रहे हैं, कंपनी वाले ही। तो ये एग्रीमेंट का तो फायदा, अब एक बात बताइए, किसान को तो नुकसान हुआ ना भाई। उन्होंने जिसको देना है देना है, बेचना है जिसको वो लोग अपना रेट में बेच चुके हैं उसको, लेकिन किसान मारा गया वहां पर। और कमाल की बात एक और होती है, मैं एक उदाहरण और दे दूं। जैसे एक किसान था यहाँ पे, पपीते का किसान था, उसने एग्रीमेंट कर लिया कंपनी के साथ में। उसने कंपनी ने बता दिया इस साइज में होना चाहिए, इस वजन का होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। किसान जो होता है वो बड़ा ही आशावान होता है, आशावादी होता है, और उसका मौसम के साथ में, प्रकृति के साथ में जो गहरा ताल्लुक होता है। प्रकृति कई बार विपरीत परिस्थितियों में खड़ी हो जाती है जाकर के किसान के, तो वो चीजें पॉसिबल है ही नहीं। ये किसान तो पूरी पेमेंट पहले किसान से ले लेते हैं अपने बीज की, और उसके बाद में वो रेशियो निकल नहीं पाता तो वो किसान को अधर में छोड़ के भाग जाती है। तो एग्रीमेंट की जो खेती है वो किसान उसके हमेशा ही खिलाफ रहेगा आगे भी चल करके, और इस पे जागरूकता अभियान चल भी रहे हैं और आगे हम और बढ़ चढ़ के भी चलाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री के समय का जो राष्ट्रवाद था वो जय जवान और जय किसान के नारे का था। बॉर्डर से सीधे खेतों तक को जोड़ने का काम किया जाता था। आज आरएसएस और पार्टी तक जोड़ने का ही सीमित रह गया है कि यदि आप पार्टी में जुड़े हैं या आरएसएस की किसी शाखा के साथ में आप जुड़े हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, और बहुत मजबूत राष्ट्रवादी है। सरकार आपके साथ में है, लोग आपके साथ में है, और आप तभी हिंदू हैं यदि आरएसएस की किसी न किसी शाखा में आप जुड़े हैं या हमारी समर्थित पार्टियों में आप हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास यह जो है करना चाहता हूं कि क्या इस समय 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि केवल शाखाओं तक ही युवाओं को आप लाना चाहते हैं? खेत से जो अलगाव हो रहा है
जो दूर भाग रहा है हमारा युवा, जय किसान से दूर होता जा रहा है, जय जवान से भी दूर होता जा रहा है। जो असल राष्ट्रवाद था, क्या अब उसकी परिभाषा नहीं बदल दी गई है वर्तमान समय में? जी। देखिए, ये परिभाषा तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन ये अग्निवीर लेकर आ गए थे। देश का जो युवा था वो आर्मी के लिए इतना बेचैन रहता था, अपने प्राणों के न्योछावर करने के लिए देश पे इतना अग्रणी रहता था। अग्निवीर जब से आई है, देश का युवा हताश हो गया। उनके अंदर की जो एक राष्ट्र भाषा, हम लोग कहें कि राष्ट्र प्रेम था, वो कहीं ना कहीं उसमें क्षति हानि हुई है। ये अमूमन मैं अपने ही गांव से मैं बताऊं, हर साल मेरे ही गांव से 6-7 युवा आर्मी में जाते थे। जब से अग्निवीर आई है, मेरे युवाओं को सड़क पे दौड़ना ही बंद कर दिया है। तो क्या राष्ट्र प्रेम शाखा में जाकर के ही दिखेगा, या फिर जो इनके खिलाफ रोड पर उतर जाएंगे, इनसे सवाल करेंगे? ये जिस प्रकार से दिल्ली किसान आंदोलन में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, गुंडे, मवाली तक कहा गया किसानों को, और यही हाल आज की है। हम लोग बोलते हैं यूजीसी पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब उनको ये क्या परिभाषा देंगे? क्योंकि पाकिस्तानी, आतंकवादी और खालिस्तानी तो किसान थे। अब यूजीसी का विरोध करने वाले इनके लिए क्या है? क्योंकि उन्होंने भी तो इनको बोल दिया ना। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा था कि मोदी को तो जाति सूचक तक शब्द निकाले गए। तो क्या इसीलिए ये राष्ट्र प्रेम बनाया जा रहा है संघ के द्वारा कि लोगों को एक दूसरे से लड़वाया जाए? क्या अभी आप देख नहीं रहे उत्तराखंड में किस प्रकार से 2 छात्रों के ऊपर हमला हुआ? अपना जम्मू कश्मीर के जो थे उनके ऊपर हमला किया गया। उससे पहले एक और जो साथी था उसको मार दिया गया चीनी के बोल करके। तो क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं थे? तो किस प्रकार से ये लोग भारत के विभिन्न राज्य हैं, सरकारें, संगठन वहां अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन किसान के मुद्दे पर ही हम लोग रहना चाहते हैं। और हम चाहते हैं महाराष्ट्र के किसान भी छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़े, छत्तीसगढ़ का किसान भी दिल्ली के साथ में, हरियाणा के किसानों के साथ जुड़े, पंजाब के साथ में जुड़े। लेकिन भाषा के साथ में बांध दिया गया हुआ है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, भाषावाद की राजनीति हो रही है। आपको लगता है कि पूरा देश इकट्ठा ना हो पाए, या देश के किसान, या देश के मजदूर, या देश के किसी भी वर्ग के लोग हो, वो अपनी लड़ाई को असल में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप न दे सकें? इसके लिए उनको भाषाओं में और क्षेत्रवाद में आप बांटे रखिए। इसके लिए न तो कोई कानून है, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ठोस कानून नहीं है, कार्यवाहियां कभी नहीं होती हैं। कभी मराठी के नाम पर जो है कुछ 2-4 जो है लफंगे टाइप के लोग जो भारत के नागरिकों के ही साथ मारपीट करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के अंदर मरते हैं किसान। उनको अपनी फसल कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ती है, क्योंकि उनको मराठी के अलावा कुछ नहीं आता। वो निर्भर है अपने नेताओं पर कि नेता खरीदेगा अभी दिल्ली में कितने का बेचेगा, उसके ऊपर निर्भर है। आपको लगता है कि किसानों में जो जागरूकता आनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षा व्यवस्था भी हमारी जिम्मेदार है? जो लोगों के अंदर एक भाषावाद, क्षेत्रवाद की जो एक वो है भूख कि नहीं ये हमारे लिए पहले है, हमारी समस्याएं कुछ नहीं है, ये भी एक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनने में कहीं ना कहीं रुकावट है, जो जिसे हम कहें कि बहुत बड़ी रुकावट। एक साथ में पूरे देश में आंदोलन नहीं हो पाता है, भाषाओं से भी और कई सारी चीजों से। जी केशव जी, जैसे दिल्ली किसान आंदोलन के बाद में बहुत सारे किसान भी जागरूक हुए हैं, और अन्य अन्य प्रांत के जो किसान हैं वो एक दूसरे से परस्पर उन्होंने संबंध बनाए एकजुट होने के लिए। उसके ऊपर किसान लगातार काम कर रहे हैं, और लगातार ही उसके ऊपर बड़ी बड़ी पंचायतें अलग अलग प्रदेशों में की जा रही हैं। लेकिन जो षड्यंत्रकारी नीतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा ही रही हैं, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, तो कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कहीं भाषावाद के नाम पर। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये आपने सही सवाल किया कि ये हकीकत है, 100% ये सत्य है कि ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में लोग एक दूसरे से जुड़कर रहें, भाईचारा कायम रहे। ये लोग अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही ये सब षड्यंत्र चला रहे हैं। और सबसे बड़ा षड्यंत्र कॉरपोरेट के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि उनको बहुत सस्ते स्तर पर लेबर मिल सके। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी पहले पंजाब गए, तब उनको खतरा था। अभी बड़ी बात देखिए, इनको संसद में जाने से ही खतरा हो गया है।
माननीय स्पीकर जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ अमानवीय घटना हो सकती थी। अरे भैया, इससे बड़ी शर्म की बात एक देश के लिए क्या हो सकती है कि उसके खुद उनके सांसदों के बीच में वो प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं अपने आप को समझ पा रहे, तो देश के महिलाओं की, बेटियों की क्या ही सुरक्षा कर लेंगे, ये आम नागरिक की क्या सुरक्षा कर लेंगे। इनको तो नैतिक रूप से इस्तीफे दे देने चाहिए, लगातार झड़ी लग जानी चाहिए देश में इस्तीफों की। इससे बड़ी शर्म की और विडंबना क्या होगी हमारे लिए कि एक संसद में ही हमारे देश के मुखिया सुरक्षित नहीं है। तो ये हमारी, ये तो राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बताते हैं कि हमारे देश का नाम हो गया, तो इससे कौन सा गर्व के चिन्ह लग जाएंगे देश पर? क्या ये इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर नहीं पहुंचेगी कि भारत का प्रधानमंत्री संसद में ही नहीं जा सकता, उस पे वहां पे उनको खतरा है? तो ये आप ही तय करें और लोग ही तय करें कि हमारे देश कितने सुरक्षित हाथों में है। जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि उनके आप जो है कम शब्दों में ही आप उत्तर भी जो है दें। जो टोकन सिस्टम की आपने बात की, जो डिजिटल ऐप में तकनीकी खामियां थी, क्या उनमें सुधार के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है कि हम आने वाले समय में इसमें सुधार करेंगे, इस प्रकार का शासन प्रशासन अथवा सरकार के द्वारा? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हम लोगों के द्वारा लेटर के माध्यम से भी और फोन के माध्यम से भी उनके नीति सचिव तक हम लोग बात पहुंचा चुके हैं और मुलाकात का समय मांगा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई समय दिया नहीं है और लग नहीं रहा है कि वो किसानों के साथ परस्पर बैठ करके वार्ता करना चाहते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि किसान को कोई राहत मिल पाएगी सरकार के द्वारा। खरीदी भविष्य में केंद्रों जरूर आंदोलन होगा। जी, खरीदी केंद्रों पर भीड़ और जो ढुलाई में जो देरी होती है, उसको लेकर के क्या प्रशासन ने जो है आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इन समस्याओं को ठीक करेंगे और सही हो जाएगी? सरकार इसको कैसे देखती है और विपक्ष ने इस पर अभी तक कोई एक्शन लिया है, कोई कार्यवाही की मांग की है, कोई पत्र लिखा है, किसी प्रकार के आंदोलन की कोई चेतावनी वगैरह दी है? जी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाने का मांग की थी और लगातार उनके माध्यम से ये सुनने को आया है कि लेकिन विपक्ष को जिस प्रकार से रोड पर मुखर होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। किसान लगातार रोड पर मुखर होकर के अपनी मांग उठा रहे हैं और उठाते भी रहेंगे जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तो किसान रोड से हटने वाला नहीं है। भुगतान 48 घंटे का वादा किया गया था। क्या आपको लगता है कि अब हर केंद्र पर पारदर्शी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाने की योजना सरकार बना रही है या लगाएगी आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी किसान के साथ धोखाधड़ी ये हो रही है कि उनका जाना तो चाहिए 40 किलो 700 ग्राम, उनसे लिया जा रहा है 41 किलो से भी ऊपर। ये सबसे बड़ा धोखा है। तो मॉनिटरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और जब जहां शिकायत होती है तो उसके ऊपर भी लीपापोती का काम कर दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा। या तो सरकार ये कहे कि हमारे संज्ञान में नहीं है और संज्ञान में है तो इसके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती सख्त रूप से। तो मॉनिटरिंग, इसको हम लोग मतलब ईमानदार मॉनिटरिंग नहीं कहा जा सकता जब तक किसान के साथ ये धोखाधड़ी बंद नहीं होगी। अडानी समूह को ₹1 सालाना ब्याज लीज जो है दी जा रही है जमीन की, तो इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। सरकार अभी पलटी भी नहीं है और उन्होंने ना तो अभी इसको जो है बंद किया है। पर्यावरण नुकसान और बेदखली के वादे पूरे न होने पर सरकार क्या जवाब देगी? जी। भाई, देश के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति को अगर ₹1 में ये चीज दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फिर ये लोग। वो तो सबसे गरीब आदमी है ना देश का। किसान बहुत अमीर है, मजदूर बहुत अमीर है, आम जनमानस बहुत अमीर है, क्योंकि वो गरीब लोगों को ये बांट रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद किसान भी एक लंबी लाइन लगाकर इनके दरवाजे पर पहुंचने वाला है जल्दी। डिजिटल से धोखाधड़ी रुकेगी, इसीलिए डिजिटल इंडिया नया भारत बनाने की पहल प्रधानमंत्री जी ने की थी। आदिवासियों के नाम पर फर्जी दावे, 9 लाख एफआरए, दावों में से 4 लाख खारिज रिपोर्ट हुई हैं। ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण कैसे हो रहा है? जी, ये संभव ही नहीं कि अधिकारी न मिले हों। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो 1-2 मामले नहीं है, 4 लाख मामले जो है वो खारिज हुए हैं 9 लाख मामलों में। जी। सरकार गंभीर नहीं है आदिवासियों को लेकर और आम जनमानस को लेकर। जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण को लेकर के बड़े स्तर पर फर्जी ग्राम सभाएं कर दी जा रही हैं,
हाल ही में तमनार के अंदर क्या हुआ, एक बड़ी ही अप्रिय घटना वहां पर एक पुलिस वाली जो बहन थी उनके साथ हुई, जो एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकती है। लेकिन वो स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि वहां फर्जी ग्राम सभा हुई थी। उसके कारण के पीछे जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण यही आएगा कि फर्जी ग्राम सभा होना और लोगों का आक्रोशित हो जाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों नहीं अधिकारी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से करते, क्यों नहीं वो संवाद पैदा करते, और पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही? क्या सिर्फ और सिर्फ जमीन लूटने का ही षड्यंत्र चलेगा? और अगर जमीन लूटने का षड्यंत्र चलेगा तो किसान आने वाले समय में कुर्बानियां देने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अपने अधिकार लेकर रहेगा। खाते खुलेंगे तो बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, पैसा सीधा पहुंचेगा पब्लिक के अकाउंट में। खाते खोले गए। नारायणपुर रेलवे लाइन, गारे कोल ब्लॉक और रिम्स 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में भूमि जो अधिग्रहण पर किसानों का विरोध तेज हुआ। 2019 की पुरानी दरों पर ही मुआवजा क्यों दिया जा रहा है, बल्कि सरकार ने यह भी कहा था कि हम नया मुआवजा जो है जारी करेंगे और उसको देंगे। तो ये जो पैसा है वो पुरानी दरों के हिसाब से कैसे दिया जा रहा है, विरोध के बावजूद, आश्वासन के बावजूद भी? जी, आपको मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि पारदर्शिता नहीं है, अधिकारी अपने जिम्मेवारी के साथ ईमानदार नहीं है, और जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। आमजन जो मानस है, जो किसान है, आदिवासी है, उसको ये लोग आंकड़े छिपाते हैं उनके सामने में। वो जिस प्रकार से एक स्थानीय रेट होता है, क्षेत्रीय जो एक रेट होता है, उसको भी छिपाया जाता है वहां के जो अंदरूनी लोग हैं उनसे, और मुआवजे की जो पारदर्शिता होती है उसको भी छिपाया जाता है। और बिचौलियों का जो बड़ा खेल एक चल रहा है, वो बड़ा ही एक ऐसा खेल है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसमें जुड़े हुए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा मामला चला, उस एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन उसकी जांच नहीं निष्पक्ष हो पाई। उसको एक को ही बलि का बकरा बना दिया गया, एक डीलर को बलि का बकरा बनाया गया उसमें। तो क्यों नहीं इन सब के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां होती कि अगले जो कर्मचारी वहां पर तैनात किए जाएं, उनको डर लगे कि अगर हमने ऐसी कहीं भी गलती की और किसी के हक को खाने का प्रयास किया तो हमारे साथ इससे भी बड़ी एक सजा हमको मिल सकती है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। कुछ विशेष अधिकार संविधान आदिवासियों को देता है कि ग्राम सभा के बिना अनुमति के आप जमीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार हजारों हेक्टेयर जमीन जो है अब तक उद्योगपतियों को दे चुकी है। केस भी चल रहे हैं। संविधान को क्यों कुचला जा रहा है? सरकार खुद ही संविधान सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ पैरों तले रौंद रही है। किस लिए आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित और संरक्षित माने जाएं, जबकि यहाँ सभी सरकारों में हुआ है? जी, देखिए, ये जब से ये देश आजाद हुआ है तब से संघर्ष यहाँ के आम जनमानस और किसान करते आए हैं। छत्तीसगढ़ भी एक क्रांतिकारी धरा रही है, खास करके बस्तर का जो क्षेत्र है वो क्रांतिकारी बेटों को जन्म देता रहा है। और उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक बड़ी क्रांति होने वाली है, खास करके जमीन अधिग्रहण को लेकर के। जिस प्रकार से आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल करने का ये लोग काम कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं, तो वो एक चिंगारी भड़कने वाली है। जिस हिसाब से अगर ये सुधरे नहीं तो आम जनमानस को समय नहीं लगेगा रोड पर उतरने में, क्योंकि उनका अधिकार वो लेना जानते हैं। अगर यहाँ के व्यक्ति शालीन हैं और सरल स्वभाव के हैं तो ये ना समझा जाए कि वो कमजोर हैं। जी। तेंदुपत्ता, महुआ आदि जो वनोपज की एमएसपी खरीद थी, उसका जो प्रतिशत गिरा, उसके बाद में आदिवासी जो इलाके हैं उनमें खरीद कम हो गई। तो जो 100% करने की जो योजना थी सरकार की, उसका क्या हुआ? सरकार ने कुछ इस पर कहा है, कोई आश्वासन दिया या कोई आंदोलन हुआ है आदिवासियों की तरफ से? जी, देखिए, फडमुंशी संघ जो है उसने मीटिंगें की हैं और प्रशासन को अवगत भी कराया गया है कि हमारे को ये समस्याएं आ रही हैं, इसके ऊपर आप काम करिए। और जब तक के अभी जिस प्रकार से प्रति बोरा रेट तय हुआ है वो हमें नहीं लगता कि उचित है। जितनी मेहनत तेंदुपत्ता को इकट्ठा कर लाने में उनको करनी पड़ती है और उसका फायदा बिचौलिया उठा ले जाता है। सरकार को चाहिए कि एक मंडी व्यवस्था तेंदुपत्ते के लिए भी वहां की जाए। वनोपज में ये फसल आती है, इनकी ये फसल ही है कि वहां के लोगों के लिए। वनोपज के लिए सरकार को चाहिए कि वहां की कोदो की, रागी,
इमली, आम का जो आमचूर वो लोग तैयार करते हैं, इस प्रकार की जो वो लोग अभी छींद का एक गुड़ बनाया जाता है, वहां पर छींद रस से गुड़ तैयार किया जाता है। इनको क्यों ना राष्ट्रीय बाजार एक दिया जाए और उसके ऊपर पे इन लोगों को सबसे फायदा होगा। जो वनोपज के किसान हैं उनको ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए, ताकि वो अपनी जी। फसलों को बड़े मेट्रो सिटीज में बेच सके और उनको डायरेक्ट फायदा मिल सके। अब आखिरी सवाल आपसे यह है कि देश भर में किसानों के तमाम संगठन हैं, लेकिन सरकार की जब कोई नीति आती है तो संगठन बट क्यों जाते हैं, एकजुट हो क्यों नहीं पाते, एक मंच पर क्यों नहीं आ पाते सारे संगठन? क्या कुछ लोग आप मानते हैं कि कुछ संगठन सरकार के साथ में खड़े हो गए, सरकार उनको समझाने में कामयाब रही और आपको समझा नहीं पाई सही ढंग से? क्योंकि जो सरकार के बयान आते हैं उस तरह से अगर हम देखें। जी। देखिए, सबकी विचारधाराएं अपनी होती हैं, हालांकि संघर्ष सबका एक है, हो सकता है रास्ते अलग अलग हों। ये ना समझा जाए कि संगठन हमारी परस्पर तो विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है, मूल जो हमारा उद्देश्य है, वो हम सबका एक है, कोई अलग नहीं है उसमें। और जी। सरकार अपनी मंशा, अपनी चाल पर कभी कामयाब नहीं होने वाली। किसान जब एक होगा और जब हमारा जो भी सरकार छलावा करेगी किसान के साथ, फिर परस्पर सबकी एकजुटता एक हो जाएगी। जी। किसानों, युवाओं और देश के जो है जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, जो किसानों की बात करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी। देखिए, किसानों के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी किसानों के लिए रोल मॉडल ही बोल सकते हैं हम, बहुत सारे हमारे नेता हैं। सबको चाहिए कि प्रयास किया जाए कि जितने भी किसान हैं सबको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा देश भर में, जिस प्रकार से माननीय टिकैत साहब भ्रमण करके पूरे देश के किसान को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार से सबको चाहिए उनसे प्रेरणा लेकर के देश के किसान को जागरूक करना चाहिए। क्षेत्रवाद, भाषावाद और ये फालतू की जो बातें हो रही हैं देश में, इनके ऊपर काम ना करके सबको एकजुट होना चाहिए। जी। तो हमारे साथ में आज प्रवीण शिवकन जी थे, जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं या आप अपनी समस्या रखना चाहते हैं तो इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनके साथ में संपर्क कर सकते हैं। प्रवीण साहब, एटीवी न्यूज चैनल पर जुड़कर के बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद केशव जी।